नमस्कार, गुड इवनिंग बेटाओं। स्वागत है आप सभी का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो बेटाओं आज अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, या मैं बोलूँ नई ट्रेड आपकी स्टार्ट हो रही है। वेल्डर की थ्योरी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपन वेल्डर की कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। एक फ्रेश यानी मैं बोलूँ तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से या डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वेल्डर की थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो इस ट्रेड का काफ़ी अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है आपके, चाहे लोको पायलट हो चाहे टेक्नीशियन की मैं बात करूं। तो ये वेल्डर जो ट्रेड है ना, आपने देखा होगा हर एक एग्ज़ाम के अंदर या कोई भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम आता है तो ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं वेल्डर की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलती है। और मैं देख रहा हूँ कि आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेल्डर की थ्योरी आपके पास है भी नहीं, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि सर वेल्डर की थ्योरी जल्दी से मिल भी नहीं पाती। तो अपन यहाँ पे वेल्डर की कंप्लीट और एकदम तरीके से पूरे नोट्स आप प्रिपेयर करना। मैं बोलूँगा नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि जो मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो आपको दुनिया जहाँ में किताबें मिल जाएंगी एक से बढ़ के, बाकी मेरा मानना ये है कि यहाँ पे अपन जो नोट्स बनाएंगे वो टू द पॉइंट बनाएंगे कि आपका एग्जाम में कौन सी चीज़ और कहाँ से हिट करने वाली है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि सर ये वेल्डिंग ट्रेड होती क्या है या इसमें होता है क्या। आपने देखा होगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे वेल्डिंग्स पढ़ने वाले हैं, जिसकी मैं बात करूँ कि सर वेल्डिंग क्या है। तो बेटाओं किसी भी दो धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। अब जोड़ना सर कैसे भी जोड़ सकते हो, आप चाहो तो नट बोल्ट से भी जोड़ सकते हो, है ना। तो लेकिन वो एक परमानेंट ज्वाइंट नहीं होता है। अपन ये चाहते हैं कि आपका मटेरियल जो है वो बेस जो मटेरियल है उससे भी मजबूत बने, यानी जो ज्वाइंट आपको मिले वो उस बेस मटेरियल यानी जो मूल धातु थी उससे भी अच्छा आपको मजबूत ज्वाइंट मिले। तो भैया वो मजबूत ज्वाइंट आपको किससे मिलेगा? वेल्डिंग से मिलेगा। क्योंकि वेल्डिंग की एक खासियत है कि यहाँ पे आप फिलर मटेरियल या आप उसको टेम्परेचर की सहायता से यानी उसको मेल्ट करके भी आप जोड़ सकते हैं, दाब से भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आप फ्रिक्शन यानी घर्षण से भी जोड़ सकते हैं। तो वो अपन जो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, ये इसका जो डिवाइड किया गया है वेल्डिंग को, वो उन्हीं के आधार पे किया गया है कि आपने फ्यूजन किया है या आपने प्रेशराइज किया है या आपने फ्रिक्शन किया है ना। हाँ ठीक है। तो बेटाओं एक मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है। मैं बोलूं वेल्डिंग क्या है सर? दो धातुओं को, अच्छा धातुएं सेम हो इसकी भी कोई ज़रूरी नहीं कि भैया जो सेम सेम धातुएं यानी दोनों ही कास्ट आयरन की होनी चाहिए, दोनों स्टील की होना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अलग अलग धातुओं को भी आप जोड़ सकते हैं। इवन आप एक लकड़ी तक की भी वेल्डिंग, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया लकड़ी की वेल्डिंग हो सकती है नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार लकड़ी तो एक मेटल भी नहीं है तो इसकी वेल्डिंग नहीं हो सकती। तो भैया लकड़ी यानी एक वुड की भी आपकी वेल्डिंग होती है। कौन सी वेल्डिंग होगी वो आगे देखेंगे। वैसे आपने पता भी होगा फ्रिक्शन वेल्डिंग की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, लकड़ी तक का भी ज्वाइंट कर सकते हैं, है ना। फ्रिक्शन वेल्डिंग की सहायता से आप जोड़ते हैं उसको। तो स्टार्ट करें क्या बताओ? बिल्कुल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे पहले। तो बेटाओं सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है सर? आपने देखा होगा पहली बात तो ये एक परमानेंट ज्वाइंट है ना। एक तो होता है टेम्परेरी ज्वाइंट, जैसे नट बोल्ट की सहायता से आप कोई ज्वाइंट लगा रहे हैं तो एक टेम्परेरी टाइप का ज्वाइंट होता है। टेम्परेरी का मतलब उसको आप वापस से खोल भी सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वेल्डिंग के अंदर जो आपको ज्वाइंट मिलने वाला है सर वो परमानेंट ज्वाइंट मिलेगा, और उसको आप वापस से खोलोगे तो फिर आपको तोड़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो सर वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है, वेल्डिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें दो समान, अब देखो समान भी हो सकती है वह असमान भी हो सकती है, दो समान व असमान धातुओं को
पिघलाकर यानी फ्यूजन। देखो पिघलाकर भी कर सकते हो, बिना पिघलाए हुए भी, दोनों ऑप्शन आपके पास है ना। धातुओं को पिघलाकर, पिघलाकर जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन। या फिर दाब या बिना दाब के, है ना। देखो एक तो ये कि आपने पिघलाया और पिघलाने के बाद तुरंत उसको दबा दिया तो उससे वेल्डिंग हो जाएगी। जरूरी नहीं है आप उस पर प्रेशर लगाओ, बिना प्रेशर लगाए भी आप क्या कर सकते हैं, फ्यूजन। धातुओं को पिघलाकर, दाब लगाकर, दाब या बिना दाब के। ये एक एक चीज ध्यान रखना। इसके अलावा आप फिलर मटेरियल का प्रयोग करो या ना करो, दोनों ऑप्शन आपके पास। कुछ एक वेल्डिंग के अंदर फिलर मटेरियल का प्रयोग होता है, कुछ में नहीं होता है। तो अपन एक जनरल डेफिनेशन देख रहे हैं कि जिसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं कि सर वेल्डिंग को पिघलाकर या बिना पिघलाए, दाब लगाकर या बिना दाब लगाए। दूसरा, फिलर मटेरियल का प्रयोग करके या नहीं। फिलर मटेरियल क्या होता है कि एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो कि आप उस पेरेंट मेटल से डिफरेंट भी हो सकता है ना, कि आपने जो पेरेंट मेटल है उससे डिफरेंट कोई दूसरा मटेरियल लिया, है ना। दाब या बिना दाब के तथा फिलर मटेरियल, फिलर पदार्थ का प्रयोग करके या बिना किए जोड़ने की तकनीक, यानी जिसमें दो समान व असमान धातुओं को पिघलाकर प्रेशर या बिना प्रेशर के और फिलर और बिना फिलर मटेरियल के यूज के आप दो कोई ज्वाइंट बना रहे हैं या उसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने की तकनीक को वेल्डिंग कहा जाता है। बताओ समझ में आई डेफिनेशन। यानी सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो धातुओं को आप पिघलाकर या बिना पिघलाए, दाब लगाकर या बिना दाब लगाए, फिलर मटेरियल का प्रयोग करके या बिना फिलर मटेरियल के, जो जरूरी नहीं है कि आप ये, इनमें दोनों ऑप्शन है ना, इसी आधार पे आपकी अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग बनी हुई है। दाब की लगी हुई है तो उसको प्रेशर वेल्डिंग बोल दिया, जहाँ पे आपने फ्रिक्शन का यूज किया और फ्रिक्शन वेल्डिंग कहलाई। वहीं आपकी मैं बात करूँ कि सर जहाँ पे आपने फिलर मटेरियल, तो वो अलग अलग आपकी आर्क वेल्डिंग आ जाएगी, कोई थर्मिट वेल्डिंग आ जाएगी, है ना, बहुत सारी वेल्डिंग्स ऐसी आपकी आ जाएगी। देखो कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये आपकी दो धातुएं, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा होगा एक हीट अफेक्टेड जोन, HAZ बोला जाता है, हीट अफेक्टेड जोन। तो यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन मतलब इसको थोड़ा सा मेल्ट किया जाता है यहाँ पे, चाहे आप आर्क की सहायता से करो या कोई और प्रोसेस, पहले इसको थोड़ा सा मेल्ट किया जाता है। ये आपका बेस मेटल है, ये वाला जिसको आप वेल्डिंग करने वाले बेस मेटल कहलाएगा। और ये आपका वेल्ड मेटल है, यानी आप क्या करते हैं, उस दोनों धातुओं को वेल्डिंग की सहायता से जोड़ते हैं। तो ये भैया आपकी डेफिनेशन हो गई इस। हाँ तो बेटा प्राचीन समय की मैं बात करूं, देखो जब मैं बात करूं जब मानव सभ्यता इतनी विकसित भी नहीं हुई थी, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी वेल्डिंग यूज की जाती थी, फॉर्ज वेल्डिंग। अब फॉर्ज वेल्डिंग वही आपकी जो आज भी ब्लैक स्मिथ जो होता है, लोहार जो होता है, वो वही तो करता है, आपके दो धातुओं को गर्म करता है और लाल करके फिर उनको पीट पीट के ठोक ठोक के क्या करता है, मिला देता है ना। गुड इवनिंग पूजा गोस्वामी। तो प्राचीन समय के अंदर मैं बात करूं, प्राचीन समय में, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि प्राचीन समय में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली वेल्डिंग कौन सी होती थी, फॉर्ज वेल्डिंग। प्राचीन समय में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वेल्डिंग, कौन सी थी, फॉर्ज वेल्डिंग। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो आपका कौन सा वेल्डिंग यूज की जाती थी, फॉर्ज वेल्डिंग। क्लियर है क्या, बताओ। दूसरा मैंने ये बताया था आपको,
वेल्डिंग जो है वो कैसा जॉइंट देता है? जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक परमानेंट जॉइंट देता है या फिर आपका टेम्परेरी टाइप का होता है? तो आपको पता होना चाहिए वेल्डिंग से जो आपका जॉइंट मिलता है वो एक परमानेंट जॉइंट या मैं बोलूं स्थायी बंद होता है ना। तो वेल्डिंग से वेल्डिंग से मिलने वाला जॉइंट बंद, हिंदी में क्या बोलते हैं? बंद। जॉइंट स्थायी बंद होता है। स्थायी, स्थायी बंद मतलब परमानेंट जॉइंट, यानी आप उसको वापस से नहीं खोल सकते हैं। खोलने के लिए वापस आपको पूरे पार्ट को ही तोड़ना पड़ेगा, है ना। तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। परमानेंट जॉइंट, स्थायी बंद, वेल्डिंग से मिलने वाला बंद स्थायी बंद होता है। यानी आपका वेल्डिंग टेक्निक से जो आपको जॉइंट मिलेगा वो एक परमानेंट जॉइंट मिलने वाला है। क्लियर है क्या? बताओ। अच्छा, एक और चीज़ है, कई बार लोगों की शंका रहती है कि सर जो आपका जॉइंट मिलेगा वो आपका बेस मटेरियल जो है तो उससे मजबूत मिलेगा या उससे कमज़ोर मिलेगा? तो भैया ध्यान रखना, उससे मजबूत ही मिलता है आपको, है ना। आप चाहे फिलर मटेरियल का प्रयोग करो तो आप बोल सकते हो कि वेल्डिंग से मिलने वाला जो बंद है वो मूल धातु से भी मजबूत होता है। तो वेल्डिंग से मिलने वाला वेल्डिंग से मिलने वाला जॉइंट मूल धातु से मूल धातु से भी मजबूत हो सकता है। देखो जरूरी नहीं हमेशा ही मिलेगा, हो सकता है, आप कर सकते हैं फिलर मटेरियल का प्रयोग करके। देखो पहले अपन बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद वेल्डिंग जॉइंट कैसे कैसे हो सकती है, कौन कौन सी स्थिति में हो सकती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद बेटाओं आप वेल्डिंग का नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे कि वेल्डिंग के जो कुछ टर्म्स होते हैं, बेसिक टर्म्स जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो पढ़ेंगे। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ोगे, फिर एक एक वेल्डिंग को अपन उठा के पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। ये आपका सीक्वेंस रहेगा। अब बात करते हैं कि सर वेल्डिंग से मिलने वाले, ये यहाँ तक हो गया। अब बात अपन ने की थी फिलर मटेरियल की, है ना। तो फिलर मटेरियल के आधार पे बेटा हूँ वेल्डिंग तीन प्रकार से की जा सकती है। ध्यान रखना किसके आधार पे? जो फिलर मटेरियल अपन यूज कर रहे हैं ना। अब एक तो कि सर फिलर मटेरियल का प्रयोग ही ना करें, है ना। तो अगर फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी? तो भैया वो आपकी ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाएगी ना। ये देखो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा शायद, है ना, लेकिन क्वेश्चन आए हुए हैं इससे एग्जाम में। तीन प्रकार की वेल्डिंग होती है, किसके आधार पे? जो आप फिलर मटेरियल प्रयोग कर रहे हो, एक केस में कि नहीं कर रहे हो, एक केस में कर रहे हैं लेकिन मूल धातु से अलग है, और एक में मूल धातु के समान है। तो इस आधार पे ये बेसिकली तीन प्रकार की वेल्डिंग होती है, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। तीन प्रकार की वेल्डिंग होती है। ऑटोजीनियस की मैं बात करूं तो ऑटोजीनियस सर जहां पे कोई फिलर मटेरियल का प्रयोग ही ना करें, अगर कोई भी फिलर मटेरियल आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी आपकी? वो ऑटोजीनियस। क्लियर है क्या? ऑटोजीनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सजातीय वेल्डिंग। कौन सी? सॉरी, स्वतःजनक वेल्डिंग। सजातीय होती है होमोजीनियस और विजातीय होती है हिट्रोजीनियस। क्लियर है क्या? बताओ। तो नेक्स्ट आपने अगर यहां तक छाप लिया हो तो लिखो फिलर मटेरियल के आधार पर। किसके आधार पर? फिलर पदार्थ के आधार पर वेल्डिंग तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी आती है सर? ऑटोजीनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतःजनक।
यानी सर ये वो वेल्डिंग होती है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी वेल्डिंग तकनीक के अंदर अगर फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता तो वो वेल्डिंग किस कैटेगरी में आती है? तो ध्यान रखना वो ऑटोजीनियस के अंदर आती है। किस में आती है? ऑटोजीनियस के अंदर। वहीं सेकंड में बात करूं, सेकंड कौन सा आता है सर? होमोजीनियस। और होमोजीनियस को अपन क्या बोलेंगे? सजातीय। सजातीय वेल्डिंग। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है होमोजीनियस या सजातीय, यानी यहां पे फिलर मटेरियल का प्रयोग तो 100% होना ही होना है, और वो भी सजातीय यानी एक ही जाति के। एक ही जाति से मतलब क्या है कि आपका जो पेरेंट मेटल होता है, मूल धातु जो होती है, और फिलर मटेरियल दोनों सेम टाइप के होते हैं ना। जो आप फिलर मटेरियल यहाँ पे यूज करोगे वो मूल धातु वाला ही यूज करोगे, है ना, अलग नहीं रहेगा। सजातीय का मतलब एक ही जाति की होंगे। एक ही जाति का मतलब आपने जो फिलर मटेरियल का प्रयोग किया है वो पेरेंट मेटल का जैसे दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। वहीं थर्ड जो आता है वो आता है सर हेट्रोजीनियस। कौन सा? हेट्रोजीनियस। और हेट्रोजीनियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? विजातीय। और विजातीय का मतलब क्या हो गया कि सर यहाँ पे फिलर मटेरियल का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन वो आपकी जो पेरेंट मेटल होता है यानी जो मूल धातु है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है या अलग होता है। तो इस वजह से जो विजातीय यानी अलग जाति के होते हैं वो दोनों, है ना। आपका जो पेरेंट मेटल है और फिलर मटेरियल है जो अलग अलग धातु के होते हैं। क्लियर है क्या? बताओ। अब इनके बारे में लिख लें कुछ। हेडिंग डालो होमोजीनियस वेल्डिंग सबसे पहले, सॉरी ऑटोजीनियस। कौन सी? ऑटोजीनियस। सबसे पहले हेडिंग डालो ऑटोजीनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्वतः जनक वेल्डिंग। इसमें क्या लिखोगे सर? इस वेल्डिंग तकनीक में, इसमें किसी भी प्रकार का फिलर पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिलर पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाती है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? होमोजीनियस वेल्डिंग। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सजातीय वेल्डिंग। देखो सजातीय का मतलब क्या है? एक ही जाति के, यानी यहाँ पे फिलर धातु और मूल धातु दोनों एक ही धातु होती है ना। इसमें मूल धातु तथा फिलर धातु दोनों एक ही प्रकार की होती है, एक ही पदार्थ की, एक ही पदार्थ या फिर प्रकार। क्या कहलाता है? होमोजीनियस।
क्लियर है क्या बताओ? यानी सर जो होमोजीनियस वेल्डिंग होती है यहाँ पे फिलर मटेरियल जो आपकी मूल धातु होती है ना, मूल धातु और फिलर मटेरियल दोनों एक ही प्रकार के होते हैं या एक ही धातु के बने होते हैं ना, तो क्या कहलाएंगे? नाम से पता लग रहा है होमोजीनियस यानी सहजातीय। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? हेट्रोजीनियस, विजातीय। थर्ड पे कौन सा आता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विजातीय वेल्डिंग। देखो ये अपन किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? जो आपका फिलर मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, है ना। किस केस की मैं बात करूं? जब आप फिलर मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर फिलर मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी बेसिकली 3 वेल्डिंग यहाँ पे आप आएंगी। अगर फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहलाएगी। अगर आप फिलर मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर या तो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। अगर आपका मूल धातु और फिलर मटेरियल दोनों एक ही प्रकार की धातु है तो आपका होमोजीनियस कहलाएगा, और दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपका कौन सा कहलाएगा? हेट्रो। यानी जब इसमें क्या लिखोगे? जब फिलर धातु और मूल धातु दोनों अलग अलग प्रकार की हो, जब फिलर धातु व मूल धातु दोनों अलग अलग प्रकार के हो तो हेट्रोजीनियस। कौन सी वेल्डिंग कहलाएगी? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहलाएगी। बताओ क्लियर है क्या? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। ऑटोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, ये तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ना। ये तो हो गया। सबसे पहले अपन ने देखो क्या देखा? वेल्डिंग की डेफिनेशन देखी। वेल्डिंग की डेफिनेशन के बाद जो वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि एक परमानेंट ज्वाइंट होता है, यहाँ पे जो आपको बॉन्ड मिलने वाला है वो कौन सा होगा, प्राचीन समय में आप कौन सी वेल्डिंग यूज करते थे, तो ये सब अपन ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो लिखे। उसके बाद अपन ने फिलर धातु के आधार पर 3 प्रकार से जो कैटेगराइज किया गया था उसको देखा। अब बात करते हैं कि सर वेल्डिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना। उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे जो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं ना, वेल्डिंग ज्वाइंट किस किस तरीके से कर सकते हैं, लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट होंगे। कैसे कैसे आप कौन कौन सी स्थितियों के अंदर आप यूज कर वेल्डिंग कर सकते हैं वो अपन देखेंगे वन बाय वन। ओवरहेड भी आ जाएगा, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, किस किस स्थितियों के अंदर आप कोई धातुओं को वेल्डिंग कर सकते हैं वो इसके बाद आएगा। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो वो आएंगे। तो हेडिंग डालो एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग या वेल्डिंग के लाभ। कि भैया ये जो वेल्डिंग आपने सेलेक्ट किया है ना, आपके इतने सारे ज्वाइंट हैं उसके अंदर वेल्डिंग को आपने क्यों सेलेक्ट किया है, वो आपके प्रॉफिट हो गए, लाभ हो गए। अब लाभ है तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे, तो वो भी यहाँ पे देखेंगे कि भैया वेल्डिंग के क्या क्या नुकसान है। एडवांटेज ऑफ वेल्डिंग है ना। भैया सबसे पहला एडवांटेज तो आपको क्या मिलने वाला है कि यहाँ पे जो बॉन्ड मिलता है या यहाँ पे जो बंध मिलता है वो एक परमानेंट ज्वाइंट मिलता है ना। पहला आपका एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज सर यही है कि आपका जो वेल्डिंग टेक्निक से जो आपको ज्वाइंट मिलता है वो एक परमानेंट ज्वाइंट मिलता है ना। तो हेडिंग पहला एडवांटेज क्या हुआ? वेल्डिंग से एक
स्थायी बंध मिलता है। क्लियर है क्या? यानी यहाँ पे जो आपका ज्वाइंट मिलेगा वो किस प्रकार का रहेगा? एक परमानेंट ज्वाइंट रहेगा। क्लियर है क्या? बताओ। दूसरा एडवांटेज क्या है कि सर वेल्डिंग से आप जितनी भी धातुएं हैं उनको आप जोड़ सकते हैं ना। लिमिटेशन यहाँ पे कम है कि आपको, या मैं बोलूँ लकड़ी तक को भी आप जोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप वेल्डिंग से, सेकंड एडवांटेज क्या है, वेल्डिंग से लगभग सभी प्रकार की धातुओं को, लगभग सभी प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं। यानी आप, मैं बोलूं कि सर लकड़ी को भी जोड़ सकते हैं ना। ये भी लिख लो ब्रैकेट में, ये एग्जाम में आया हुआ है, लकड़ी को भी। फ्रिक्शन वेल्डिंग की सहायता से आप लकड़ी को भी ज्वाइंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? बताओ। यानी सर आप जो वेल्डिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं इससे लगभग जितनी भी अपने प्रकृति के अंदर जितने भी धातुएं हैं उनको सभी को आप जोड़ सकते हैं वेल्डिंग टेक्निक के माध्यम। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भैया? क्योंकि आपका और अदर कोई भी टेक्निक, चाहे आपका रिवेट हो, चाहे आपके फास्टनर हो, कोई भी हो, इतनी जो है स्तर पे वेल्डिंग नहीं कर सकते। उनमें लिमिटेशन है। धातुओं को ही कर सकते हो, प्लास्टिक उनसे नहीं हो सकते हैं, लकड़ियां उनसे नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तो आपको जो एक लार्ज वो मिल रहा है, रेंज मिल रही है, यानी परास मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ पे। दूसरा सर, वेल्डिंग के अंदर जो बॉन्ड होता है या जो ज्वाइंट होता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है ऑलमोस्ट 100% होती है ना। या जो आपका जो बंध बनेगा उसकी दक्षता जो होती है ना, या मैं बोलूं यहाँ पे जो वेल्डिंग की दक्षता होती है ना, वेल्डिंग की दक्षता लगभग 100% भी हो रहती, लगभग 100% होती है। यानी आपका जो इसमें टोटल खर्चा आने वाला है उससे आपका जो कोई भी दो पदार्थ को आप, या तो देखो दक्षता आप कैसे निकालोगे कि आपने वेल्डिंग के अंदर टोटल कितना खर्चा आया, और दूसरा आपने एक नया, अगर एक तो आपने ज्वाइंट कर दिया, जैसे मान लो आपका कोई पार्ट टूट गया, अब वो नया लेके आ रहे हो तो मान लो वो 100 रुपये का पड़ रहा है, और वहीं आप वेल्डिंग से आप उसको वेल्डिंग कर रहे हैं तो वो 10-20 रुपये में ही काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी यानी दक्षता भी यहाँ पे मिलने वाली है। जितना आप इनपुट दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलने वाला है। और दक्षता क्या होती है? इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। दूसरा, वेल्डिंग से जो ज्वाइंट मिलता है वो काफ़ी मजबूत मिलता है। वेल्डिंग से वेल्डिंग से मिलने वाला बंध, बंध बोले तो ज्वाइंट, मजबूत होता है। देखो आपके जो नट बोल्ट है, रिविट है ना, फास्टनर है, ये धीरे धीरे क्या होता है समय के साथ, वाइब्रेशन के साथ क्या हो जाते हैं, लूज पड़ने लग जाते हैं, खुलने लग जाता है ना। तो वो इतने मजबूत नहीं रहते हैं। कुछ एक समय के लिए तो एक फिक्स टॉर्क पे आप उनको टाइट करते हैं तो तब तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या लूज पड़ जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो वेल्डिंग जो मिलती है वो आपको काफ़ी मजबूत मिलता है। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका बेस मेटल होता है, जो पेरेंट मेटल जो होता है, उससे भी मजबूत आपको ज्वाइंट मिल जाता है। यानी आप जो धातु को ज्वाइंट कर रहे हो उस धातु से भी मजबूत आपको ज्वाइंट मिल जाता है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी, वेल्डिंग की अच्छी विशेषता ये भी। दूसरा बेटा, वेल्डिंग से जो प्राप्त यहाँ पे संरचना होती है, यानी वेल्डिंग करने के बाद, यानी आपको कोई दो धातुएं जोड़नी है ना, तो दो धातुओं को जोड़ने के बाद जो आपको धातु मिलेगी ज्वाइंट करने के बाद, उसका वजन हल्का होता है। यानी अगर आपने दो धातुएं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने दो धातुएं जोड़नी है,
अब एक तो आपने क्या किया, यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिए, नट बोल्ट लगा दिए, नट बोल्ट लगा दिए, या आपने रिविट लगा दिया ना, सपोज करो रिविट लगा दिए, नट बोल्ट लगा दिए, जो भी आपकी मर्जी पड़े वो लगा दीजिए, है ना। और एक आपने क्या किया कि सर आपने वेल्डिंग की, क्या किया आपने सर, वेल्डिंग की, है ना। तो वेल्डिंग कुछ इस प्रकार होगी। तो सर दोनों को जोड़ दिया आपने, अब जोड़ने के बाद इनका वेट किया तो भैया ये हल्का निकला काफी, है ना, क्योंकि आप इतने रिविट्स, आपको इतने नट बोल्ट लगाने पड़ेंगे कि आपको जब आपको फाइनल इसका देखोगे तो वजन बढ़ चुका है ना काफी। यानी आपका वेल्डिंग से मिलने वाले जो ज्वाइंट है, या जो ज्वाइंट के बाद जो धातु आपको मिलेगी उसका वजन कम होता है, या वजन में क्या होते हैं सर, वो हल्के होते हैं। कौन सा पॉइंट है ये, 5 नंबर का। कौन सा लाभ है, वेल्डिंग से प्राप्त संरचना, यानी वेल्डिंग के बाद, वेल्डिंग से प्राप्त संरचना रिवेट्स आदि, रिवेट्स आदि से प्राप्त संरचना से हल्के होते हैं, से प्राप्त संरचना से हल्के होते हैं, यानी वेल्डिंग से प्राप्त जो आपको स्ट्रक्चर है वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, हल्का मिलेगा। क्लियर है क्या, बताओ। दूसरा, वेल्डिंग में समय कम लगता है ना। आप और दूसरे मेथड की मैं बात करूँ तो उनमें समय ज़्यादा लगता है, वेल्डिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, समय कम लगता है। तो वेल्डिंग में समय कम लगता है। भाई वेल्डिंग क्या है, एक सस्ती टेक्निक है, यानी ज़्यादा पैसा नहीं लगता इसमें, और कहीं पे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं ना, इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे छत की वेल्डिंग करना हो, चाहे आपको ओवरहेड करनी हो, है ना, चाहे आपको अंडरग्राउंड जाना हो, कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर सर इसको क्या कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 8 की मैं बात करूं, इसको कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई फिक्स उसी जगह वेल्डिंग होगी, कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं कि सर इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि सर जो टेंसाइल फोर्स के प्रति जो आपका वेल्डिंग जॉइंट होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि आपके जो अदर जॉइंट्स होते हैं, चाहे आपका नट बोल्ट वाला हो, रिवेट वाला हो, वो कहीं ना कहीं आपका जो खिंचाव बल होता है, यानी जब उस वस्तु को आप जॉइंट को खींचोगे तो कहीं ना कहीं वो लूज पड़ते ही पड़ते हैं ना, या तो उनकी चूड़ियाँ खत्म हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम आती है। तो वेल्डिंग जॉइंट जो होता है वो खिंचाव बल में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, वेल्डिंग से प्राप्त ज्वाइंट खिंचाव बल, यानी टेंसाइल फोर्स, क्योंकि और जो अदर ज्वाइंट्स होते हैं वो टेंसाइल में कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, चाहे आपका रिविट हो, चाहे आपका नट बोल्ट हो। वहीं आपका वेल्डिंग जो है वो खिंचाव में भी सही रहता है ना, प्राप्त ज्वाइंट खिंचाव बल में भी मजबूत होता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों में मजबूत होता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ठीक है बेटाओं, एडवांटेज अभी अपने हो गए हैं कंप्लीट, डिसएडवांटेज और आगे बढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहला नुकसान तो क्या होता है कि यहाँ पे
जब आप कोई भी मटेरियल को या कोई भी मेटल को जोड़ते हो तो उसको आप पहले गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, अनइवन हीटिंग होती है ना। अनइवन हीटिंग का मतलब क्या है कि उससे क्या होता है कि जैसे आपको मान लो ये पार्ट जोड़ने, है ना, तो यहाँ पे आपने जॉइंट लगाना है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो अनइवन हीटिंग का मतलब क्या है कि कई बार जो हीट अफेक्टेड जोन जो होता है ना, HAZ बोलते हैं इसको, हीट अफेक्टेड जोन, ये कई बार ज्यादा भी हो जाता है, यानी बोलूं तो आपके बहुत सारे मटेरियल को कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है, डिस्टोरेशन हो जाता है। डिस्टोरेशन का मतलब क्या है कि आपका पार्ट कहीं ना कहीं से टूट सकता है, बिखर सकता है, क्योंकि वेल्डिंग जहां जहां पे भी जाएगी वहां पे कहीं ना कहीं डिस्टोरेशन करेगा, यानी मटेरियल थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। देखो आपने वेल्डिंग तो यहाँ पे की थी, लेकिन हीट अफेक्टेड जोन तो दूर तक जाता है ना, क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं जहां पे वेल्डिंग कर रहे हो वहीं वहीं गर्म होगा, साइड में जो मेटल है वो भी गर्म होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है ना। यानी आपका जो हीट अफेक्टिंग जोन जितना बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जो मेटल है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो बदल जाती है या चेंज हो जाती है ना। इस वजह से ये सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है ना। तो आप इसमें कैसे लिखोगे, पहला डिसएडवांटेज क्या है, वेल्डिंग करते समय गरम, गरम बोले तो फ्यूजन, आर्क की सहायता से आप करते हैं, फ्यूजन करते समय ज्वाइंट के अलावा जो मूल धातु होती है, कुछ हिस्सा गरम हो जाता है, जिससे उसकी संरचना बिगड़ सकती है, उसकी संरचना व गुण बदल सकते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, हो सकता है उसका शेप बिगड़ जाए, है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे आपको एक हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी ना। आप ऐसे नहीं कि किसी से भी काम करवा सकते हैं। आपने देखा होगा नट बोल्ट तो आप खुद ही भी लगा लेते हैं ना घर पे, इसके लिए कोई अलग से आपको टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं आप वेल्डिंग आप नहीं कर सकते, यानी हर कोई इंसान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे आपको एक स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी ना। तो आप क्या बोल सकते हो, वेल्डिंग में एक कुशल कारीगर की जरूरत पड़ती है, कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आप किसी से भी करवा लो, कि जो मन में आए उसको पकड़ लाए और करवा रहे हो आप, है ना। आवश्यकता होती है, यहाँ पे एक स्किल्ड लेबर होना चाहिए या टेक्नीशियन होना चाहिए, जो कि आपको पूरी वेल्डिंग जानता हो अच्छे से, वही कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है इसको, है ना। एक डिसएडवांटेज क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैक्स, यानी आप जब वेल्डिंग करते हैं तो हो सकता है उसके किनारे क्रैक हो जाएं या अंदर उसके क्रैक्स जनरेट हो जाएं। कारण क्या होता है, देखो इसके पीछे कारण क्या है। जैसे आपने वेल्डिंग की है ना, जैसे क्या किया, सर मेरे को वेल्डिंग करनी है, तो आपने वेल्डिंग कर दी। अब जैसे ही आपने इसको वेल्ड किया, ये बहुत गर्म पदार्थ है, इसका टेम्परेचर काफी हाई होता है, लेकिन जैसे ही जब ये ठंडा होता है धीरे धीरे, है ना, या आप इस पे पानी डालोगे तो ये आपका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, खिंचाव होता है एक तरीके से, तो इसके अंदर क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। आपके ज्वाइंट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ ना, वो डिपेंड करता है कि आप पुलिंग कितना स्पीड से कर रहे हो, है ना। अगर आप नॉर्मली ठंडा करोगे तो क्रैक होने के चांसेस कम होते हैं, और कोई एकदम से सॉरी, आपने जैसे वेल्डिंग की, वेल्डिंग करते अगर पानी में पटक दिया उसको, तो कहीं ना कहीं क्रैक जनरेट होने के चांसेस होते हैं ना। तो यहाँ पे जो मिलने वाला जो ज्वाइंट है,
है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन की वजह से क्या हो जाता है, एक पॉसिबिलिटी है कि क्रैक जनरेट हो जाए वहां पे, है ना। तो नेक्स्ट एक डिसएडवांटेज क्या हो गया, वेल्डिंग जॉइंट, ठंडा होते समय संकुचित हो जाता है, संकुचित होने के कारण, संकुचित होने के कारण क्या होता है कि वो क्रैक जनरेट हो जाता है ना, क्रैक बनने के चांसेस होते हैं या संभावना होती है ना, चांसेस बोले तो संभावना होती है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा इसका इंस्पेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, कहीं पे आप उसको इंस्पेक्ट करने का डायरेक्ट आप विजुअली उसको नहीं देख सकते जो क्रैक्स वगैरह हैं, तो उसके लिए तो आपको फिर अलग अलग टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उन्हीं के माध्यम से मैग्नेटिक वगैरह और इनके माध्यम से चेक करते हैं कि अंदर पोरोसिटी है या नहीं है, क्रैक्स है या नहीं है, तो थोड़ा इंस्पेक्शन करना भी थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है। क्लियर है क्या? तो बेटा ये थे डिसएडवांटेज, ज्यादा तो नहीं है ना। बाकी आप अब वेल्डिंग ज्वाइंट पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, इसके लिए डायग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, उससे ज्यादा इजीली समझ में आएगा। हेडिंग क्या डालोगे, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट, यानी आप जो वेल्डिंग के ज्वाइंट बनाओगे वो, देखो टाइप्स ऑफ वेल्डिंग नहीं है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले आप कैसे कैसे आप उस कोई भी दो धातुओं को वेल्ड कर सकते हो, लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जो स्थितियां हैं, जिस जिस स्थिति में आप वेल्डिंग कर सकते हैं अपन उसको यहाँ पे देखने वाले हैं ना। तो डायग्राम की सहायता से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो ये एक सिंपल एक डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको, जहाँ पे एक दो धातुएं उनको वेल्ड किया जा रहा है, यहाँ पे बीच में आपका देखो ये हीट अफेक्टिंग जोन है, हीट अफेक्टेड जो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आपने वेल्डिंग यहाँ यहाँ पे की है, वेल्डिंग तो आपकी यहाँ यहाँ पे हो रही है ना, बाकी हीट अफेक्टेड जोन देखो यहाँ तक भी आपका है ना। तो कहीं ना वो जो अभी मैं थोड़ा लास्ट पॉइंट लिखवाया था डिसएडवांटेज के अंदर, कि हीट अफेक्टेड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपकी जो मूल धातु है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, तो वो ये वाली चीज थी ना, इसलिए डायग्राम मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया है। इसको हटा देते हैं, बाकी इसका काम यहाँ पे नहीं है। हाँ, बात करते हैं कि सर सबसे पहले ज्वाइंट की आप किस किस आधार पे ज्वाइंट बना सकते हैं, जैसे लैप ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट है ना, कॉर्नर ज्वाइंट है, ये अपन यहाँ पे देखेंगे कि आप कैसे कैसे कौन कौन सी स्थिति के अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं। हालांकि सिंपल सी चीज है, आप लोगों ने खूब, सबसे पहला ज्वाइंट कौन सा आता है सर, लैप ज्वाइंट, ज्वाइंट को हिंदी में बंद बोलते हैं और वैसे जोड़ भी बोल सकते हैं, लैप जोड़। अब लैप जॉइंट की मैं बात करूं तो सर यहाँ पे क्या होता है, देखो आपको डायग्राम के अंदर लैप जॉइंट ये रहे, यानी दो धातुओं को एक दूसरे के समानांतर रख के आप क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। जैसे आपको अगर इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, देखो ये डायग्राम को मैं लेता हूं इधर, ये चीज देखो ये आपका लैप जॉइंट है ना। तो आप क्या करते हैं कि सर ऐसे दो धातुओं को एक दूसरे पे पैरेलल करते हैं और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसको वेल्डिंग कर देंगे ना, यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको वेल्ड कर देंगे। इधर आपका इधर ऐसे यहाँ पे भी आप क्या कर देंगे, इसको वेल्ड कर देंगे, इधर इधर इसको वेल्ड कर देंगे। है ना, कुछ इस प्रकार से आप इसको वेल्ड कर देंगे, तो एक दूसरे के समानांतर रख के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ज्वाइंट बनाते हैं। क्लियर है क्या, बताओ। यहाँ पे आप फिलर मटेरियल का प्रयोग भी कर सकते हैं, या वैसे भी यहाँ पे थोड़ी आसानी भी रहती है वेल्डिंग करना, क्योंकि आप इजीली यहाँ पे क्या भर सकते हैं,
आपका जो फिलर है मटेरियल है वो आसानी से इस फिलेट के अंदर, ये फिलेट कहलाता है ना, इसके अंदर आप भर सकते हैं इजीली, इधर दोनों साइड से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ज्वाइंट कहलाया? लैप ज्वाइंट कहलाया। तो इसमें क्या लिखोगे? दो प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर, है ना, इसमें लिख लो थोड़ा सा। है ना, यहाँ पे यही डायग्राम छोड़ते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर समांतर वेल्ड किया जाता है। सबसे आसान आपकी क्या है? वेल्डिंग है। ये वाली जो लैप जॉइंट है ये सबसे आसान पड़ता है। क्लियर है क्या? बताओ। नेक्स्ट आपका आता है बट जॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है? बट जॉइंट। देखो इसमें क्या होता है, दो धातुओं को एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रख के ज्वाइंट किया जाता है ना, कुछ इस प्रकार से इसको वेल्ड किया जाता है। एक दूसरे के जस्ट आमने सामने रख के वेल्ड किया जाता है ना, एक दूसरे के जस्ट सामने रखा जाता है। दूसरा, इसमें जो आपका फिलर मटेरियल है वो बिल्कुल नीचे तक पेनिट्रेट होता है ना, जो आपके नीचे, यानी इसको एक और चीज बोलते हैं सीजेपी। इसको सीजेपी, बीजेपी नहीं बोलते, सीजेपी, ध्यान रखना। कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, यानी आपका यहाँ पे जो फिलर मटेरियल है या इलेक्ट्रोड जो है, उसको जो मटेरियल है वो नीचे तक जाता है, कंप्लीट नीचे तक जाता है। देखो यहाँ पे पूरा नहीं गया था, यहाँ पे केवल यहाँ ज्वाइंट ज्वाइंट तक ही रहता था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो मेटल एक दूसरे से ऐसे कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है ना, नीचे तक वो कंप्लीट जाता है। तो इसलिए इसको एक और चीज बोलते हैं सीजेपी। यानी इसमें ये फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीजेपी क्या होती है। जब आपका यानी किस प्रकार के ज्वाइंट में सीजेपी जो है वो होता है, तो आप बोल सकते हो कि जो बट ज्वाइंट है उसमें सीजेपी हो सकता है। सीजेपी मतलब कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन, कंप्लीट ज्वाइंट पेनिट्रेशन। दूसरा, यहाँ पे ज्वाइंट जो मिलेगा वो अच्छा मजबूत मिलता है अपन को, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दो प्लेटों को एक सीध में रखकर वेल्ड किया जाता है। एक सीध में रख के क्या किया जाता है? वेल्ड किया जाता है इसमें। नेक्स्ट आपका कौन सा आता है? टी ज्वाइंट। नंबर 3 पे कौन सा आता है? टी जोड़। देखो नाम से पता लग रहा है आपका जो अल्फाबेट है, यहाँ पे एक प्लेट तो ऐसे रहेगी, दूसरी प्लेट कुछ ऐसे रहेगी, है ना। ऐसे इसको वेल्ड किया जाता है। क्लियर है क्या? डायग्राम भी दिखा देता हूँ। देखो ये आपका टी ज्वाइंट है ना। ये कौन सा ज्वाइंट है? ये टी ज्वाइंट आपका। ये वाला ज्वाइंट कौन सा कहलाएगा आपका? टी ज्वाइंट। कुछ इस प्रकार, एक प्लेट को तो आप नीचे फ्लैट रख देंगे, दूसरे उस पे परपेंडिकुलर खड़ी कर देंगे ना, तो ये ज्वाइंट कौन सा कहलाएगा आपका? टी ज्वाइंट कहलाएगा। तो इसके अंदर क्या लिखोगे? दोनों प्लेट को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है ना। इसमें
दोनों प्लेटों को एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे रखा जाता है। दूसरा, इसमें देखो डबल ज्वाइंट, आप डबल फिलेट ज्वाइंट भी लगा सकते हैं, सिंगल फिलेट भी। अगर सिंगल फिलेट ज्वाइंट लगाओगे तो इधर इधर वेल्डिंग कर दो, अगर डबल करवाना है तो इसके जस्ट पीछे भी। तो आपको पता है कि सिंगल फिलेट से ज्यादा मजबूत कौन सा होने वाला है, डबल फिलेट। तो आप इसमें एक फैसिलिटी ये मिलेगी कि आप यहाँ पे डबल फिलेट ज्वाइंट भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, डबल भी, है ना, आप पे डिपेंड करता है। अब दूसरा, इसको टी ज्वाइंट के अंदर सबसे पहले टैकिंग की जाती है ना, ध्यान रखना, एक वर्ड लिख रहा हूं, टैग, टैग करना एक तरीके से ना, क्योंकि देखो आपका यहाँ पे जो पार्ट है वो वर्टिकल है, तो स्टार्टिंग में डायरेक्ट वेल्डिंग करने से स्टार्ट करोगे नहीं, उससे पहले इस पे छोटे छोटे टांके लगाए जाते हैं, एक टाका इधर लगा दिया, एक टाका इधर लगा दिया, ताकि ये अब अपनी स्थिति पे खिसके नहीं, है ना। उसको स्थिर करने के लिए आप क्या करते हैं, इस पे सर दोनों साइड टैकिंग कर देते हैं, यानी वेल्डिंग करने से कंप्लीट, आपको वेल्डिंग करने से पहले इस पे टैकिंग की जाती है एक तरीके से, ताकि ये पार्ट इस पे स्थित हो जाए ना। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें टैकिंग भी की जाती है ना, लिख लो इसमें, वेल्डिंग करने से पहले दोनों साइड टैकिंग की जाती है। क्लियर है क्या, बताओ। इसके बाद कौन सा आता है आपका, कॉर्नर ज्वाइंट भी आता है। देखो ये रहा। देखो ये कॉर्नर ज्वाइंट, ध्यान दो प्रकार के होते हैं ना, कॉर्नर ज्वाइंट की मैं बात करूं, देखो ये कौन सा ज्वाइंट है, नंबर 4 पे कॉर्नर ज्वाइंट, इसमें भी दो आते हैं आपके। एक तो होता है आपका क्लोज टाइप का, एक आपका होता है ओपन टाइप का। देखो एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये बिल्कुल जगह नहीं बच रही है ना, यहाँ पे इन दोनों के किनारे टच किए जाते हैं ना। आप कुछ ऐसे बता सकते हैं, जैसे मेरे को ये कोई दो धातुएं वेल्ड करनी है ना, एक तो ये तरीका था कि मैंने इन दोनों धातुओं को कुछ इस प्रकार लगाया कि बीच में अब गैप बिल्कुल नहीं बचा ना, अब साइड से आप इसको टैग कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं, एक ये था कि दोनों के किनारे किनारे मैंने मिलाया ना, कुछ इस प्रकार दोनों के किनारे किनारे मिलाया और यहाँ पे वेल्ड किया, तो ये ओपन टाइप का हो गया। दिख रहा होगा आपको साफ साफ कि देखो ये आपका यहाँ पे पूरा मटेरियल इस कॉर्नर पे आया और इस वाले यहाँ पे आप वेल्ड करोगे, यहाँ पे आपको देखो वही आप एक इस प्रकार वेल्ड कर सकते हैं। ये ओपन टाइप का होता है, इसमें आपको पूरा किनारा नजर आ रहा होगा, दोनों के किनारे किनारे टच करके बीच में वेल्ड कर दिया जाता है ना, और इसमें पूरा उसके ऊपर आ जाता है, तो किनारे आपको नजर नहीं आते। क्लोज टाइप का कहलाता है, ये ओपन टाइप का कहलाता है। क्लियर है क्या, बताओ, कॉर्नर वाले में एक एज ज्वाइंट भी आता है ना, एज। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही कोई धातु है, दूसरा कुछ इस प्रकार का होता है ना, ऐसे किनारे से किनारे भी जोड़े जाते हैं इसमें, है ना। तो ये कौन सा आता है आपका, एज प्रकार का। जब किनारे से किनारा जोड़ा जाए तो एज प्रकार का कहलाएगा, कॉर्नर से कॉर्नर जोड़े जाए तो आपका कॉर्नर ज्वाइंट कहलाएगा। अगर टी टाइप में यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो टी टाइप का ज्वाइंट कहलाएगा। वहीं इससे पहले अपन ने कौन सा देखा था, बट ज्वाइंट, यानी एक दूसरे के आमने सामने रख के और एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, एक दूसरे के सामने रख के ज्वाइंट किया जाता है, प्लेट में एक दूसरे के ऊपर समानांतर रख के ज्वाइंट किया जाता है। तो ये वेल्डिंग ज्वाइंट करने के कुछ तरीके हैं कि आप कैसे कैसे वेल्डिंग ज्वाइंट कर सकते हैं। अब इनकी पोजीशन के आधार पे, यानी आप इनको किस किस स्थितियों में कर सकते हैं वेल्डिंग को ना, उसके आधार पे भी आपका क्लासिफिकेशन है, तो उसको भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग अकॉर्डिंग टू पोजीशन,
यानी जो वेल्डिंग की स्थिति है उसके आधार पे भी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। देखो उसको डायग्राम की सहायता से समझ लो, ज्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि कोई काम की नीयत नहीं। आप तो डायग्राम से देखो कि भाई हाँ ये रहा, देखो ये रहा, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहला जो आता है वो आपका कौन सा आता है, फ्लैट टाइप की पोजीशन, मतलब एकदम आपको फ्लैट ऐसे रख के दिख रहा है डायग्राम, ऐसे फ्लैट रख के आप क्या करते हैं इसमें वेल्डिंग कर देते हैं ना, इजीली आप वेल्डिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब अब आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा खड़ा कर दिया इसको, है ना, इधर देखो ये हॉरिजॉन्टल हो गया आपका, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे ऐसे वेल्डिंग कर रहे हो आप इसमें हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल में ऐसे ऐसे कर रहे हो। और एक होता है ओवरहेड, यानी कभी आप कि कोई छत वगैरह पे या कोई ऐसी वेल्डिंग करनी हो तो ओवरहेड यानी ऊपर की साइड आप वेल्डिंग करोगे कुछ इस प्रकार। देखो आपका वर्क पीस ऊपर है और आप नीचे से इलेक्ट्रोड कहाँ पे, नीचे से आप कर रहे हो। यहाँ पे देखो वर्क पीस ऐसे है, इलेक्ट्रोड अप एंड डाउन चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड फ्लैट चल रहा है। यहाँ पे कैसा चल रहा है सर, नीचे ऐसे फ्लैट रख के, अपन नीचे रख के कर रहे हैं एक तरीके से, है ना, नीचे रख के इजिली फ्लैट कर रहे हैं। फ्लैट टाइप की कहलाएगी। यानी फर्स्ट टाइप कौन सा आता है, फ्लैट पोजीशन। सेकंड हॉरिजॉन्टल, यानी आप वर्क पीस को खड़ा कर दिया और हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड चला रहे हो, और वर्टिकल के अंदर इलेक्ट्रोड वहीं रखो और अब आप वर्टिकल ऐसे ऐसे चला रहे हो। ओवरहेड मतलब ऊपर की तरफ चला रहे हो आप, आपका फ्लैट नीचे की तरफ रहेगा। कौन सी, तो इसको, ये था आपका पोजीशन के आधार पे जो वेल्डिंग ज्वाइंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं कि आप किस किस स्थितियों के अंदर जो है वेल्डिंग ज्वाइंट कर सकते हैं। कौन सी वेल्डर ट्रेड आप, अच्छा, इसमें ओवरहेड वाला जरूर ध्यान रखना, ओवरहेड से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा और भी काफी सारे हैं वेल्डिंग के टाइप, वो भी देख लो डायग्राम के थ्रू। देखो ये आपका जो वेल्डिंग का वेल्डिंग जॉइंट है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे दिख रहा होगा। यानी ये फर्स्ट वाला जो आपको एक रेक्टेंगल टाइप का सिंबल नजर आ रहा है, इसको अपन फिलेट बोलते हैं। अगर आप वेल्डिंग कुछ इस प्रकार कर रहे हैं, जैसे ये आपका ऐसे कोई ट्राइंगल शेप में अगर आप कोई वेल्डिंग की है तो वो किस प्रकार की वेल्डिंग कहलाएगी, फिलेट टाइप की, है ना। वहीं अगर आपने स्क्वायर टाइप का बनाया है और वो भी आपके आमने सामने कोई प्लेट है तो ये आपका स्क्वायर बट कहलाएगा, यानी कोई सिंबल इस प्रकार का बनेगा ना, सिंबल आपका बिल्कुल स्क्वायर टाइप का बनेगा। थर्ड जो आता है वो सिंगल वी, यानी आपका वी शेप का बनेगा। देखो यहाँ पे जो आपका जो वेल्ड पूल है ये वी शेप का रहता है, कैसा रहता है, वी शेप का, इस प्रकार का वी शेप बनेगा। डबल वी मतलब अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड इस प्रकार से वी, यानी देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी, ऐसे दो वी बन रहे हैं। वेल्डिंग की स्थिति यानी पोजीशन के आधार पे भी आपका क्लासिफिकेशन था। तो इनको बेटा हम अपन डायग्राम के थ्रू क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए, इनमें ज़्यादा कुछ लिखने का मैटर है नहीं, है ना। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेल्डिंग किस प्रकार की होती है। जैसे आपका पोजीशन के आधार पे बात करूं, सबसे पहले फ्लैट पोजीशन, यानी आपका वर्क पीस नीचे सिंपल रखा हुआ है और आप उस पर इलेक्ट्रोड से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे सामने आपके, ये देखो सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिंपल एक वर्कपीस रखा हुआ है और आप नीचे के इलेक्ट्रोड को ऊपर से आराम से इजीली, यानी फ्लैट डायरेक्शन में, आपका कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल नहीं है, ओवरहेड नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है कंडीशन, सिंपल सा सीधा सीधा रखा है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपके वर्कपीस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपका इलेक्ट्रोड ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगा, आपका जो हाथ है उसका मूवमेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। वहीं वर्टिकल के अंदर ऐसे वर्टिकल रहेगा, जहाँ पे वेल्ड बीट जो है वो एकदम स्ट्रेट यानी वर्टिकल आने वाला है। और वहीं आपका ओवरहेड में क्या होता है, इलेक्ट्रोड से आप ऊपर की तरफ करते हैं ना। तो ये आपका स्थिति के आधार पे जो था वो क्लासिफिकेशन था। क्लियर है क्या, बताओ। इसके बाद ये आपका जो वेल्ड बीड है ना, उसका जो सिंबल है ना, उसके आधार पे भी कुछ, जैसा आपका फिलेट वाला होता है। फिलेट का मतलब ही क्या है, फिलेट वेल्ड कब कहलाता है, जब आपका वेल्ड जो है एक तिकोना टाइप का या रेक्टेंगल शेप का अगर बने, तो ये आपका कौन सा वेल्डिंग कहलाती है सर, फिलेट वेल्डिंग कहलाती है ना।
अगर आपका ट्राइंगुलर शेप बन रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वेल्डिंग कैसे ट्राइंगुलर शेप में कर रखी है, यानी सिंबल इसका, अगर ऐसा कुछ सिंबल आता है एग्जाम के अंदर, सिंबल से वो नाम पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की वेल्डिंग है, अगर ये है तो आपका फिलेट वेल्ड है। अगर आपका ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये आपका कुछ स्क्वायर शेप में बना हुआ है, स्क्वायर शेप में, यहाँ पे देखो आपका कुछ इस प्रकार की वेल्डिंग हो रही है। और दूसरा ये कौन सा कहलाएगा, लैप या बट, देखो आपका दोनों जो वर्क पीस है वो आमने सामने है तो बट ज्वाइंट कहलाएगा, तो स्क्वायर बट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्वायर बट। यहाँ पे देखो वी शेप बन रहा है, यहाँ पे कुछ आपका ऐसे आइसक्रीम टाइप में बन रहा है वी शेप में, आपका जो कोन आता है ना उस प्रकार का शेप बन रहा है। तो वी और वी में भी कौन सा, बट वाला, क्योंकि आमने सामने रखे हैं तो वी सिंगल वी बट, एक डबल वी बट आता है, यानी यहाँ पे दो वी बन रहे हैं आपको, एक तो ऊपर की तरफ बन रहा है एक नीचे की तरफ बन रहा है ना, कुछ आपका इस प्रकार का शेप बन रहा है ना, डबल वी, यानी कुछ इस प्रकार के डबल वी, ऊपर नीचे कुछ ऐसे शेप बन रहे हैं, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, डबल वी। और वी में भी कौन सा, बट ज्वाइंट, क्योंकि आमने सामने अगर वर्कपीस रखे हुए हैं एक दूसरे की सीध में तो आपका बट ज्वाइंट कहलाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो आपका लैप ज्वाइंट कहलाएगा। अब एक आता है यू ज्वाइंट, यानी सिंगल यू ज्वाइंट। अगर आपका कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, यानी यू शेप बन रहा है। देखो ये सारे जो है ना वेल्ड बीड का जो शेप बनता है उसके आधार पर तो आप देख के पहचान सकते हैं। जैसे ये सिंगल बेवेल है, बेवेल में क्या होगा, कुछ इस प्रकार का सिंबल बनेगा ना, यानी आपका कुछ इस प्रकार का सिंबल बनेगा बेवल के अंदर, इस प्रकार का। और डबल में क्या हो जाएगा, एक ऐसे डबल बेवल हो जाएगा, ये डबल बेवल बट ज्वाइंट। तो ये इनके आधार पे भी कुछ क्लासिफिकेशन है, तो इनको जरूर ध्यान रखना, ज़्यादा इनमें कुछ डेप्थ है नहीं इतनी। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आता है, जैसे आपका जो वेल्ड बीड जो है ना, ये दिख रहा होगा, ये आपके दो वर्क पीस है, ये आपने जो ब्लैक कलर में नजर आ रहा है ये आपका वेल्ड बीड है, या मैं बोलूँ आपकी जो वेल्डिंग की है वो मटेरियल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर इसका सिंबल कुछ बता रहा है, जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं, फर्स्ट वाला सिंबल कौन सा है सर, ये वाला, ये वाला दिख रहा होगा, तो यहाँ पे वर्क पीस तो यहाँ तक है और आपका जो वेल्डिंग की है वो इससे नीचे डाउन चली गई, यानी आपका वेल्डिंग पूरी तरीके से भरी हुई नहीं है, तो इसको बोलते हैं अंडर फील्ड वेल्डिंग, यानी आपकी जो फीडिंग हुई है वो कम हुई है, यानी यहाँ पे आपने जो वेल्ड में जो वर्कपीस की अपर सरफेस तक करना चाहिए था वो नहीं हुआ, अंडर फील्ड कहलाएगा। अगर एग्जाम में अंदर ऐसा कुछ डायग्राम आता है और पूछे कि भाई ये क्या है, तो ये अंडर फील्ड कहलाती है ना। दूसरा ये आपको दिख रहा होगा कुछ कट्स, अंडर कट्स नजर आ रहे हैं, यानी अंदर की तरफ कुछ कट्स नजर आ रहे हैं, देखो ये कट रहा एक ये कट रहा, तो ये कैसी वेल्डिंग कहलाती है, अंडर कट वेल्ड। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा ये ऊपर तक तो पूरी है लेकिन नीचे खाली दिखाई दे रहा है, देखो यानी सर यहाँ पे जो पेनिट्रेशन हुआ था वेल्डिंग का वो अच्छे से नहीं हुआ, यानी पुअर पेनिट्रेशन कहलाएगा, यानी आपने जब वेल्डिंग की तो थ्रू आउट द जो थिकनेस है पूरी थिकनेस के अंदर वो नहीं गया, यानी पेनिट्रेशन नीचे तक नहीं हो पाया, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पुअर पेनिट्रेशन कहलाएगा। अगर आपका जो वेल्डिंग मटेरियल है तो वो अगर आपका बिल्कुल नीचे थिकनेस तक पूरे बेस मटेरियल में नीचे तक नहीं आया तो क्या कहलाएगा, आपका पुअर पेनिट्रेशन। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में दिख रहा होगा आपको, तो इसमें देखो ये वाला पोर्शन वेल्ड नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे कारण है कि आपका हो सकता है कि जो हीट अफेक्टेड जोन है वो ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड आउट नहीं हो पाया, या मैं बोलूँ ज़्यादा अच्छे से फ्यूजन नहीं हो पाया, यानी आपका बेस मटेरियल है उसका टेम्परेचर किसी कारणवश ज़्यादा नहीं बढ़ पाया, तो यहाँ पे फ्यूजन ही नहीं हो पाया, और फ्यूजन नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्या हुआ, वो चीज़ रह गई, एक तरीके से कैविटी टाइप में छूट गई यहाँ पे, है ना। तो ये किसकी वजह से होगा, लैक ऑफ फ्यूजन, यानी आपका जो मटेरियल है वो अच्छे से पिघला नहीं था, है ना, लैक ऑफ फ्यूजन। ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि आपने कोई दो वस्तुएं थी उसको ऐसे अच्छे से पूरा वेल्डिंग किया, ये पूरा आपका वेल्ड बीड है ना, इधर से वेल्ड करते गए ऐसे करते गए, और लेकिन जब आप वेल्ड कर रहे थे तो साइड में उस वेल्डिंग मटेरियल जो आपकी रोड थे उसके छींटे इधर उधर लग रहे थे, है ना। देखो ये काले काले नजर आ रहे हैं साइडों में, है ना, आपने देखा होगा वेल्डिंग करते टाइम वो इधर उधर स्पैटर टाइप में होता रहता है। स्पैटर मतलब जो आपका वेल्डिंग पूल से जो आपका जब वेल्डिंग पूल है, वेल्डिंग पूल का मतलब जो आपका मेल्ट हुई है वो मेल्ट हुई लिक्विड जो है हाई वोल्टेज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोड में जब ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो ये इधर उधर छटकने लग जाता है, छलकने लग जाता है। तो आपको जब वेल्डिंग करते हुए चल रहे हो तो जो मेटल आपका
मेल्ट हो रहा है, जो आपका जो धातु यहाँ से आपकी मेल्ट हो रही है तो वो एक पुल टाइप में बन जाता है, वेल्ड पुल बोलते हैं उसको, यानी एक तरीके से लिक्विड बन जाता है। तो वो लिक्विड इधर उधर छींटे आते रहते हैं उसके, है ना, तो इसको बोलते हैं स्पैटर। क्या बोलते हैं? स्पैटर। क्लियर है क्या? बताओ ये चीज क्या कहलाती है? स्पैटर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम कुछ कह रहा है ना, ये वाला डायग्राम अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, यानी आपने जब वेल्डिंग की और उसके बाद जब आपने टेस्टिंग की तो टेस्टिंग करने पे पता चला कि सर इसमें तो होल नजर आ रहे हैं। होल नजर आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ये चीज क्या कहलाएगी? पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरस यानी खोखला बन गया एक तरीके से। आपने जो वेल्डिंग की उसमें किसी कारणवश कोई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, या तो आपका ज़्यादा संकुचित हो गया या गैसेस ट्रैप हो जाती है ना, आपकी जो गैसेस या एटमॉस्फेरिक गैसेस जो होती है वो ट्रैप हो जाती है अंदर, और बाद में जो गैसेस निकलती है तो वहाँ जगह खाली रह जाती है ना, तो ये पोरोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो वेल्ड बीड होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और वहाँ से टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आपको कहीं डायग्राम एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ डायग्राम नजर आता है तो उसका मतलब क्या है? ये पोरोसिटी है। क्या है? पोरोसिटी। सेकंड, इसके बाद ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जो वेल्ड बीड है, यानी आपने जो वेल्डिंग की है वो ऊपर तक, काफी ऊपर तक और साइडों में भी है, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, यानी आपका जो बेस मटेरियल था वो तो यहीं तक था, यहीं तक था और उसके ऊपर भी जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ओवरलैपिंग, है ना। रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं इसको, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसको, ये जो ऊपर वाली चीज है इसको रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट। अभी जब मैं आपको जब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा, यानी वेल्डिंग के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो पढ़ाऊंगा, तो वहां पे ये रीइंफोर्समेंट वापस आएगा, यानी आपका जो बेस मटेरियल से ऊपर जितना अतिरिक्त आपने वेल्डिंग की है वो आपका रीइंफोर्समेंट कहलाता है। अब ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब ये संकुचित होगा तो कुछ नीचे चला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप रीइंफोर्समेंट नहीं करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि जब वो वापस जब संकुचित हो तो इसके लेवल में आ जाए, और थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो अपन फाइलिंग वगैरह से उसको सही कर लेते हैं ना। तो रीइंफोर्समेंट भी कहलाता है ये, और ओवरलैपिंग भी कहलाती है, यानी आपका वेल्डिंग होने के बाद, संकुचित होने के बाद भी ऊपर तक जा रहा है तो फिर ये आपकी ओवरलैपिंग कहलाएगी। नेक्स्ट आपका क्या है? देखो ये दिख रहा होगा आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। देखो एक तो पोरोसिटी, पोरोसिटी में तो आपको होल नजर आ रहे थे, यहाँ पे कुछ अलग प्रकार का, यानी कोई चीज इसमें मिक्स हो गई, है ना, कोई चीज इंक्लूजन बोलते हैं इसको, इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल जो होते हैं ना वो इसमें आ गए, है ना। हो सकता है कि आपका वो कोई रिएक्शन हो के नई चीज बन गई हो, या एनवायरनमेंट में धूल गर्द आदि जैसे कोई ऐसे कोई चीज आ गई हो इसके बीच में। इंक्लूजन मतलब कोई अतिरिक्त चीज आ गई, आपका जो वेल्डिंग मटेरियल था उसके अलावा कोई दूसरी चीज आके यहाँ पे इंक्लूजन यानी इसमें मिक्स हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कमजोर बन जाता है आपका ना, ये ऐसा होल रह जाता है, इंक्लूजन। देखो ये रहा आपका एक्सेस रीइंफोर्समेंट, यानी आपका जो ये एक्सेस अमाउंट में जो आपका है इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रीइंफोर्समेंट। ये देखो आपका कुछ क्रैक्स नजर आ रहे हैं, ये क्रैक्स कहलाते हैं ना, ये इस प्रकार का जो बिजली सा सिंबल बना हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेल्ड पूल है, या सॉरी वेल्ड बीड जो है उसमें क्रैक्स बने हुए हैं, और ये क्रैक्स जो है वो हो सकता है कि आपका अनइवन कूलिंग की वजह से भी आ सकते हैं। अनइवन कूलिंग मतलब आपने वेल्डिंग की और वेल्डिंग करते ही आपने उसको ठंडे ठंडे पानी में डाल दिया, तो भैया जैसे आप गरम गरम चाय पियोगे, चाय पीते एकदम कोल्ड एकदम ठंडा पानी पियोगे तो दांतों में तो झंझनाहट होगी होगी। झंझनाहट का मतलब वो क्रैक्स ही होते हैं, तो आप एकदम से बहुत ही गर्म चीज़ को एकदम ठंडी चीज़ में डाल दोगे तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो चीज़ फटने के चांसेस होते हैं, तो इस वजह से आपके क्रैक्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर सिंबल आपको नजर आता है तो क्या कहलाता है? ये क्रैक्स। बर्न थ्रो, देखो बर्न थ्रो जो है ये एक अलग फिनोमेना है, आपने अगर किसी को जानते हो तो बता सकते हो बर्न थ्रो क्या होता है? देखो ये बर्न थ्रो समझाने के लिए मैं एक डायग्राम अभी आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये आपने शायद सुना नहीं होगा आज तक, तो एक बार बर्न थ्रो को समझो कि क्या चीज है। देखो ये एक्चुअल में दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो नीचे जो जगह है ना, ये यहाँ पे
क्या होता है कि एक्सीडेंटली होती है। पहली बात तो ये चीज़ नॉर्मली नहीं होती है, तो एक्सीडेंटली होती है, यानी आपका जो मेल्ट है, मेल्टन मेटल, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाता है, यानी आपका जो बेस मटेरियल है वो पूरा का पूरा ही मेल्ट हो जाता है। और पूरा का पूरा मेल्ट होने की वजह से नीचे या बीच में कुछ इस प्रकार से खोखला रह जाता है ना, क्योंकि आपका नीचे अगर बैकिंग मटेरियल, बैकिंग सपोर्ट नहीं है, बैकिंग अगर आपने नहीं लगा रखा, बैकिंग में नीचे एक अलग से बैकिंग भी लगाई जाती है इस पर अलग से, है ना, उससे क्या होता है कि अगर ये होता तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन एक्सीडेंटली आपका पूरा का पूरा मोल्ड बेस मटेरियल जो होता है, पेरेंट मेटल जो होता है, वो पूरा का पूरा ही पिघल जाए, है ना, या ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह से पिघल जाता है, तो वो निकल जाता है नीचे की तरफ, तो आपका जो वेल्ड है वो पूरा भरा हुआ नहीं होता है। अब ये अगर आपने देखा हो नॉर्मली प्रॉब्लम, देखो आपको कैसे दिखती है एक्चुअल के अंदर। आपने जब वेल्डिंग करते हो तो कुछ ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, आपने देखो यहाँ पे वेल्ड किया और ये चीज़ खोखला रह गया, देखो ये बर्न थ्रो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बर्न थ्रो। ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ जो नज़र आ रही है, यानी आपका नीचे वाला पोर्शन नीचे तक मेल्ट हो गया आपका। आपको केवल यहीं तक करना था और नीचे तक आपका क्या हो गया, एक्सीडेंटली ज़्यादा मेल्ट हो गया, आपका जो पेरेंट मेटल है वो नीचे तक मेल्ट हो गया, है ना। तो ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी? बर्न थ्रो। क्लियर है क्या? बताओ, ये चीज़ बर्न थ्रो कहलाती है। तो आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, तो इसको समझ लेना थोड़ा ढंग से, क्या कहलाएगा ये? बर्न थ्रो। तो बेटाओं ये तो था आपका अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन था वेल्ड बीड का, उसके शेप के आधार पे या उसके अंदर जो जो डिफेक्ट्स आते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आपने इसमें देखा डायग्राम के अंदर। अब बात करते हैं कि सर जो आपका वेल्ड बीड है ना, वेल्ड बीड भी आपके 3-4 प्रकार के होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। या वेल्डिंग जो बीड होते हैं आपके, उनके स्ट्रक्चर या उनके शेप के आधार पे या किस किस प्रकार से वेल्डिंग की जा सकती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो वेल्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेल्ड। हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ वेल्ड। वेल्ड के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेल्ड या फिर वेल्ड के प्रकार। सबसे पहले डालो बीड वेल्ड। सबसे पहले कौन सा आएगा? देखो बीड वेल्ड क्या होता है, जब आपकी पतली प्लेट को वेल्ड करना हो ना, तो आपको कौन सा वेल्डिंग यूज करना होता है? बीड वेल्ड। देखो इसको सीधा कर लेते हैं। देखो ये आपकी कोई पतली प्लेट है ना। दूसरी बात, पहली बात, ये बीड वेल्ड जो होता है ये आपको 12 mm से कम जो प्लेट की थिकनेस होती है ना, उन पे ही करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो वेल्डिंग है वो थ्रू आउट द थिकनेस नहीं है, केवल ऊपर ऊपर नजर आ रही होगी आपको, है ना। ये देखो यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे आपकी वेल्डिंग होती हुई पूरे प्लेट को आप वेल्ड कर देते हैं। बीड वेल्ड इस प्रकार का होता है आपका, है ना, जहाँ पे पूरी थिकनेस में वेल्डिंग नहीं होती है, केवल अपर सरफेस पे वेल्डिंग करनी होती है अपन को। तो इसमें क्या पॉइंट बनेगा? पहली चीज़ तो 12 mm से पतली, 12 mm से पतली प्लेटों पे पर इस प्रकार की वेल्डिंग, इस प्रकार की बोले तो बीड वेल्ड। क्योंकि अगर थिकनेस कम है तो अगर थ्रू आउट द अगर आप उसके कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, हो सकता है आपका पूरा पेरेंट मेटल पिघल जाए। तो आपको केवल अपर सरफेस पे ही करना होता है बीड वेल्ड, पतली प्लेटों पर बीड वेल्ड किया जाता है। या कॉलेज वगैरह के अंदर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाने के लिए सबसे पहले यही करवाया जाता है उनसे
कि आपका बीड वेल्ड ही करवाया जाता है, यानी ऊपर ऊपर से उसको टाँके लगाना सिखाते हैं। तो ये आपका कौन सा होता है, बीड वेल्ड। क्लियर है क्या? दूसरा आपका आता है बट वेल्ड। दूसरा कौन सा आता है, बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड भी बोलते हैं इसको, ग्रूव या बट वेल्ड। अब जब थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो फिर अपन ये वाला वेल्डिंग करते हैं, यानी 12 mm से ज़्यादा की जो प्लेट होती है उस पर अपन कैसा, देखो ये रहा, अब दिखने में तो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, लेकिन आप हल्का सा नोटिस करना, यहाँ पे केवल ऊपर ऊपर हो रही थी वेल्डिंग, यहाँ पे देखो आपका पूरा थ्रू आउट द थिकनेस नीचे तक, यानी डीप पेनिट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। आप देखोगे ध्यान से तो वेल्डिंग जो है नीचे तक हो रही है ना, यहाँ तक हो रही है वेल्डिंग, देखो यहाँ तक वेल्डिंग हो रही है, नीचे तक वेल्डिंग की जा रही है इसमें ना। तो बट वेल्ड मतलब 12 mm से अधिक की जो प्लेटें होती है उस पर कौन सा वेल्ड किया जाता है। अब देखो ये दोनों में बस यही डिफरेंस है, अगर आपकी प्लेट की थिकनेस 12 mm से कम है तो आप कौन सा वेल्ड करोगे, बीड वेल्ड करोगे, और वही अगर आपका थिकनेस 12 mm से ज़्यादा है तो कौन सा करोगे, बट वेल्ड करोगे। तो ये चीज़ क्या लिखोगे, 12 mm से अधिक मोटी प्लेटों पर बट वेल्ड किया जाता है, और ये थोड़ी मजबूत भी हो जाएगी, कारण क्योंकि यहाँ पे देखो पेनिट्रेशन डीप है, यानी वेल्डिंग जो है नीचे तक हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वेल्डिंग मजबूत होने वाली है यहाँ पे। नंबर 3 पे आता है फिलेट वेल्ड। पहला बीड वेल्ड था, दूसरा ग्रूव या बट वेल्ड है, तीसरा आपका फिलेट वेल्ड है। कौन सा है तीसरा, फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड मतलब वही तिकोना वाला जो ट्रायंगुलर शेप में होता है ना, जो कि आपके नॉर्मली टी जॉइंट जो होता है, लैप जॉइंट होता है, बट सॉरी बट में तो नहीं आपके, देखो फिलेट वेल्ड का मतलब जहाँ पे वेल्डिंग का स्ट्रक्चर तिकोना टाइप का या ट्रायंगुलर होता है ना। अभी ट्रायंगुलर कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो सर आपकी जो ओवरलैपिंग जो हो रही थी, यानी लैप लैप जो जॉइंट था, तो वहाँ पे अपन ये वाला वेल्डिंग कर सकते हैं, वहाँ पे ये वाला वेल्डिंग कर सकते हैं। एक आपकी जो कॉर्नर वाली जो होती है ना, कॉर्नर में करना हो, ऐसे दो प्लेटें कॉर्नर है तो यहाँ पे भी आप कैसी वेल्डिंग करते हैं, यही तिकोनी वाली, देखो ये वाली, यानी इस प्रकार की वेल्डिंग होती है यहाँ पे भी, ट्रायंगुलर शेप में होती है ना। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, कॉर्नर में हो गया, लैप में हो गया, टी जॉइंट में भी होता है इसका प्रयोग। टी जॉइंट मतलब एक प्लेट तो ऐसे नीचे रख दी और एक आपकी प्लेट खड़ी कर दी, तो यहाँ पे भी आपका कैसा होता है ना। तो ये तिकोने टाइप के होते हैं ना सारे। तो ये कौन सा होता है, लैप टी जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, है ना, ये लैप जॉइंट। इन सारों में कौन सा ट्रायंगुलर शेप का यूज किया जाता है। तो फिलेट वेल्डिंग की मैं बात करूं, इस प्रकार की वेल्डिंग का अनुप्रस्थ काट, इस प्रकार की वेल्डिंग का अनुप्रस्थ काट तिकोना या त्रिभुजाकार होता है ना, तिकोना या त्रिभुजाकार
होता है ना। इसकी पहचान यही है कि आपको जहाँ पे भी आपको ये त्रिभुजाकार, ये त्रिभुज नजर आ जाए, उसका मतलब कौन से प्रकार की वेल्डिंग है, यहाँ पे आपकी फिलेट प्रकार की वेल्डिंग की जा रही है यहाँ पे। क्लियर है क्या बताओ? तो एग्जाम्पल लिख सकते हो जैसे लैप ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, प्लग वेल्डिंग। नंबर 4 पे कौन सा आता है आपका? प्लग या स्लॉट वेल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने शायद देखी भी नहीं होगी। प्लग या स्लॉट वेल्ड। देखो ये वाली चीज़ कहाँ पे की जाती है, आपने देखा हो, जैसे मान लो आपने कोई दो प्लेटों को रिविट की सहायता से लगा रखा है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, रिविट जो है वो लूज पड़ जाते हैं, या मैं बोलूँ टूट जाते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि यार इनको परमानेंट में जोड़ूँ, तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, अब अलग से तो आप वेल्डिंग करोगे नहीं, तो जो होल हुए थे रिविट की जगह, उन्हीं होल के अंदर आप वेल्डिंग कर देते हैं ना, दोनों प्लेट को उसके बीच में आप वेल्ड जो मटेरियल होता है वो उसमें वेल्डिंग कर देते हैं। जैसे जैसे आपने क्या किया, एक प्लेट ये थी है ना, दूसरी प्लेट इसके ऊपर ये थी, ऐसे दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे आर पार एक थोड़ा सा होल करके और इसमें क्या कर दिया जाता है, वेल्डिंग कर दी जाती है, ताकि वो एक दो जगह कर देते हैं अपन। तो ये क्या कहलाती है आपकी स्लॉट वेल्डिंग। इसका अगर डायग्राम देखोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। ये जो मैंने डायग्राम बनाया इतना अच्छा नहीं बना, इसका डायग्राम आप ये देखो, ये इसी का है, स्लॉट या प्लग वेल्डिंग का। यहाँ पे दिख रहा होगा, आपने क्या किया, दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा, होल किया और उन होल में फिर ऐसे ये वेल्डिंग कर दी, तो उससे दोनों की वेल्ड हो जाती है। तो ये प्लग वेल्डिंग या स्लॉट वेल्डिंग कहलाती है ना। ये जो रिविट्स की जगह ज़्यादा यूज किया जाता है, जहाँ पे रिविट्स लगे हुए थे पहले और वो रिविट्स धीरे धीरे फेल हो जाते हैं, तो आप फिर यही वाली वेल्डिंग करते हैं उनकी जगह ना। तो लिखो इसमें, इस वेल्ड का उपयोग दो ओवरलैप प्लेटों करके उनमें वेल्डिंग की जाती है। टांके टाइप में लगा दिए जाते हैं, वो जो होल होते हैं उन होल के अंदर लगा दी जाती है। छिद्र या स्लोट, है ना, छिद्र या फिर स्लोट भी बोलते हैं, इसी वजह से इसका नाम स्लोट भी पड़ा है। छिद्र या स्लोट के माध्यम से वेल्डिंग की जाती है। यानी पहले वो स्लोट काटे जाते हैं, फिर उनके अंदर वेल्डिंग की जाती है। इस प्रकार की वेल्ड ज़्यादातर रिवेटों के स्थान पर की जाती है। यानी जो पहले से रिवेट लगे हुए थे उनको निकाल देते हैं अपन और फिर इन पे परमानेंट ज्वाइंट कर देते हैं, क्योंकि रिवेट जो धीरे धीरे लूज पड़ जाते हैं स्थान पर की जाती है। एग्जाम के अंदर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो रिविट लगे हुए हैं, मान लो अपने पास उन रिविट को निकाल के दोबारा जोड़ने की अगर कोई दूसरी टेक्निक है, तो भैया फिर आपका प्लग या स्लॉट वेल्डिंग होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, उन रिविट्स को निकाल देते हैं, जो होल बनता है उस होल में क्या करते हैं, आप वेल्डिंग करते हैं ना। क्लियर है क्या बताओ? अब आगे बढ़ें क्या बताओ? अब हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। हेडिंग, अब देखो ये तो बेटा हूँ आपके अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, देखो अभी तक अपन ने केवल डेफिनेशन पढ़ी है, फिर आपका फिलर मटेरियल के आधार पे जो वेल्डिंग थी, है ना, वो पढ़ी थी अपन ने,
जो फिलर मटेरियल होता है उसके आधार पे जो आपकी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग थे, ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, वो पढ़ा था। उसके बाद फिर आपने अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना। देखो ये क्लासिफिकेशन नहीं था, ये वेल्डिंग के आधार पे है ना, मेन वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन अभी आने है ना, वो अभी नहीं आया, वो ही आपका मेन मुद्दा है ना, जो अभी आएंगे आगे। अभी केवल अपन इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। जैसे अभी आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी या नॉमेनक्लेचर आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेकिंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट क्या होता है ना, टो क्या होता है, वेल्ड पूल क्या होता है, हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है। तो ये बेसिक चीज़ें जो कि आपके वेल्डिंग के अंदर बार बार आती है, तो उनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आएगा। मेन मुद्दा वो है आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, और उसके बाद एक एक वेल्डिंग को अपन स्टार्ट करेंगे। आपके बहुत सारी वेल्डिंग आने वाली हैं है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे। पहले तो वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे, एक पूरे चार्ट के अंदर पूरा लेआउट बना लेंगे कि भैया कौन कौन सी वेल्डिंग किस में आती है ना, कौन सी आपकी सॉलिड होती है, कौन सी फ्यूजन वाली होती है ना, कौन कौन सी आपकी रेजिस्टेंस है, थर्मिट है, सारी अलग अलग कैटेगराइज कर देंगे उसको, क्योंकि वहाँ से भी क्लासिफिकेशन जो है उससे भी लगभग एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके, तो उसको भी अपन करेंगे। उससे पहले ये चीज़ें समझ लो। अभी जैसे ये वेल्ड बीड के आधार पे अपन ने देखा कि आप वेल्ड बीड का जो है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहले वेल्ड बीड वेल्ड आया था, फिर आपका बट आया था, फिलेट वाला आया था, कि आप वेल्डिंग का स्ट्रक्चर किस किस प्रकार से वेल्डिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स भी आएंगे। बाकी इससे पहले अपन ने देखा था ये वाला कि आपके वेल्डिंग बीड जो है उसको देख के पहचानना है कि ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है ना। तो ये वाला अपन ने देखा था कि पुअर, ये जैसे ये डायग्राम देख के अपन बोल सकते हैं कि भैया ढंग से पेनिट्रेशन नहीं हुआ, यानी आपका वेल्डिंग मटेरियल नीचे तक नहीं आया, तो पुअर पेनिट्रेशन कहलाया। लैक ऑफ फ्यूजन मतलब आपका जो पेरेंट मेटल है वो ढंग से पिघला नहीं, तो इस वजह से वो वहाँ से वेल्ड ही नहीं हो पाया है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। इसके आधार पे जो आपका वेल्ड बीड है उसके स्ट्रक्चर के आधार पे कौन से को क्या बोलेंगे वो अपन ने इसमें देखा। आपका जो वेल्डिंग की पोजीशन है कि आप किस किस स्थितियों के अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, और ओवरहेड भी आप कर सकते हैं। ओवरहेड का मतलब जैसे मान लो कोई छत पे या कुछ ऐसी वेल्डिंग करनी हो जो आपको, ये सबसे मुश्किल होती है। ओवरहेड में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही आती है ना, आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है ओवरहेड में, बाकी किसी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है क्या बताओ था अपन ने आज? ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।